नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने जो संस्कृत सेकंड ग्रेड 2022 की काउंसलिंग जो है डेट वो डिक्लेयर कर दी है और उसमें सभी जिन भी भाइयों का काउंसलिंग जो टाइम बताया गया है उसके अनुसार सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भी डाल दिए हैं, ये आप जानते हैं, और वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी जानकारी दे चुका हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से आपका विस्तृत आवेदन पत्र भरना है, किस प्रकार से ये प्रोसेस रहेगा, वो पूरी प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक अधिक भाइयों तक इसका लाभ पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहले आपने राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 2 लेटर जारी जो किए थे आरपीएससी ने, वो डाउनलोड कर लिए होंगे। एक आपका था काउंसलिंग लेटर और एक था विस्तृत आवेदन पत्र, ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो आपने जो 4 पेज का काउंसलिंग लेटर जारी किया है वो भी डाउनलोड करना है, और जो आपके 12-13 पेज के जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो भी आपको डाउनलोड करना है, वो भी आपको प्रिंट निकलवाना है, ठीक है, वो भी आपको प्रिंट निकलवाना है। अब देखिए क्या करना है कि इस सबसे ऊपर आपको ये काउंसलिंग लेटर रखना है, और इस काउंसलिंग लेटर में 4 प्रश्न हैं, जिसमें से एक प्रश्न निर्देश का है, उसको आपको अलग कर देना है, वो आपको नहीं लगाना, निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है लगाने की। अब जो 3 प्रश्न बचते हैं वो तीनों प्रश्न आपको लगाने हैं, क्रम से लगाने हैं। फर्स्ट में यही प्रश्न आएगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है, और जिस क्रम में वो आए हैं ना, उसी क्रम में आपको उनको जमा देना है, ठीक है। अब एक चीज़ बहुत सारे अभ्यर्थी प्रश्न कर रहे थे कि किस प्रकार के फॉर्मेट में निकलवाने हैं, कैसे कागज़ में निकलेंगे। तो मित्रों, इसके लिए साफ निर्देश है, ये बड़े साइज का ये पूरा जानकारी है इसमें काउंसलिंग लेटर में। तो इसके लिए आपको लीगल पेज की ज़रूरत होगी, तो आप ई मित्र वाले से कहेंगे कि लीगल जो प्रश्न होते हैं उन पर इसको निकालें। ये सामान्य जो आप ई मित्र से प्रिंट निकलवाते हैं उनसे साइज में बड़े होते हैं, तो लीगल प्रश्न पर इनको निकलवाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे आप चाहे किसी पर भी निकलवा लीजिए, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये आप सुन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लीगल पर निकलवाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सही से सब कुछ आ जाता है। बाकी अगर आप एक सामान्य A4 साइज के प्रश्न पर निकलवाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि नीचे की जो कुछ फैक्ट होते हैं वो छूट सकते हैं, या फिर वो अगले प्रश्न में आएंगे, ऐसी कुछ समस्या आपको हो सकती है, ठीक है। इसलिए लीगल प्रश्न पे ही निकलवाएं तो आपके लिए सुविधा के लिए सही होगा, ठीक है। बाकी आप किसी भी प्रश्न में निकलवाएंगे तो आपको इस की वजह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये 3 प्रश्न लगाने हैं, इसमें केवल और केवल आपको जो दूसरा प्रश्न है वो ही भरना है, उसमें ही आपको अपनी तरफ से कुछ भरना है। बाकी किसी वो जो ये पहला और तीसरा जो प्रश्न है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये आप कान खोल के सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे ये प्रश्न है, इस पर आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसके अलावा जो उसका दूसरा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इस पर आपको जो है दूसरे प्रश्न पर आपको क्या अंकित करना है वो देखिएगा। यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता का अपना विवरण देना है। शैक्षणिक योग्यता के विवरण में सबसे पहले आपको अपनी सेकेंडरी की मार्कशीट जो है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ जैसे सेकेंडरी मार्कशीट मतलब 10th की जो मार्कशीट है आपकी वो, और उसका सर्टिफिकेट, वो दोनों संलग्न करने हैं। तो इसी क्रम में आपको जमाने हैं, अपने जो सेट हैं पूरे डॉक्यूमेंटों के सेट इसी क्रम में रखने हैं और यहाँ उसकी जानकारी देनी है। तो 10वीं में आपके सब्जेक्ट क्या थे, तो आपको यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको लिखना है ऑल सब्जेक्ट्स, और ध्यान रखना सारी जो आपको कुछ भी लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है ना। तो ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पर पूरा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, यह को आपको ध्यान रखना। तो इसी खाने में आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट्स ऊपर लिखा हुआ है, आप सिर्फ ऑल लिखकर भी यहाँ पर काम चला सकते हैं, ऑल, ठीक है। पासिंग ईयर जिस भी ईयर में आपने 10वीं पास की है वो आपको लिखनी है। जैसे मान लो आपने 2008 में की हो या 2010 में की हो या 2006 में की हो, जिस भी ईयर में आपने 10वीं पास की है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। यहाँ हाँ या ना, तो यहाँ आपको हाँ में हाँ लिखना है, टिक नहीं लगानी है, ध्यान रखना, यहाँ आपको हाँ लिखना है।
ठीक है, नहीं को खाली छोड़ देना है। और संलग्न पृष्ठ संख्या, इसमें देखिए यहाँ कुछ अभ्यर्थी कन्फ्यूज हो सकते हैं, जैसे कि रीट में करवाए गए थे। देखो सबका सिस्टम अलग होता है। आरपीएससी में भी प्रत्येक दल का एक अलग सिस्टम होगा। कुछ दल जो हैं वो ये कहेंगे कि यहाँ पर जितने आपने जैसे 10वीं के 2 प्रिंट लगाए हैं, एक मार्कशीट का एक प्रमाण पत्र का, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, 1 से 2 ऐसे वो आपसे बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर आपसे कोई यहाँ पर देखिए दोनों खानों के अलग अलग मार्कशीट है ना, तो वो ऐसे ही बोला जा सकता है कि 1 से 2 इस तरह से लिखिए। या फिर वो अपने हिसाब से बताएं। वैसे मैंने जिस हिसाब से किया था पिछली बार क्या था कि ये मार्कशीट एक अलग खाने में था और सर्टिफिकेट अलग खाने में था, तो मार्कशीट के आगे लिख दिया नंबर 1 और सर्टिफिकेट के आगे लिख दिया नंबर 2, ठीक है, इस तरह से लिख दिया था। लेकिन इस बार एक ही जगह दिया हुआ है, तो 1 2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर बहुत से इसको सीधे 2 लिखवाएंगे। तो मेरी राय ये होगी कि इस जो जगह है इसको वहाँ टाइम मिलता है आपको खूब भरने का, और ये आप आराम से 5 मिनट में भर सकते हो। तो ये जो संलग्न पृष्ठ संख्या है इसको आप वहीं पर जैसा वो निर्देश दें उसके हिसाब से भरें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई गलती हो इससे अच्छा है कि आप वहीं पर जाकर के भरें। हर बार नियम बदलते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ वैसे ज़्यादा यही होगा कि 1 से 2 यहाँ पर ये सेकेंडरी लिखवा दें, सीनियर सेकेंडरी में 3 4 ऐसे लिखवा दें, है ना, तो वो वहाँ पर बताएं उसके बाद ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगली हम बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट यानी 12वीं की मार्कशीट में आपके पास क्या सब्जेक्ट रहे थे। तो यहाँ आपके पास जो मुख्य सब्जेक्ट थे ना, जो कंपलसरी थे वो नहीं, जो आपके पास 3 सब्जेक्ट रहे थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, आप यहाँ पर लिखोगे कि एक तो यहाँ लिख दोगे आर्ट, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में और कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, आर्ट लिख दोगे। और उसके आगे आपको यहाँ आपके तीनों सब्जेक्ट लिखने हैं, जैसे कि संस्कृत था, आपके पास पॉलिटिकल था, या आपके पास ज्योग्राफी था, तो ये तीनों आपको लिखने हैं, आर्ट, संस्कृत, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। इस तरह से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है। जिस प्रकार से पिछली बार हमने लिखा था उसी के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ, और यही सही है तरीका। पासिंग ईयर जैसे मान लो आपने 2008 10वीं की है तो 2010 में 12वीं की होगी, ठीक है, और यहाँ वही हाँ लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों मिला करके 3 से 4, कुछ भाइयों की मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है तो वो अपने उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे मान लो एक ही जगह है मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर आ जाएगा, यहाँ पर भी एक ही नंबर आ जाएगा 1, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो देख लेंगे। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं ग्रेजुएशन मार्कशीट की। तो ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन मतलब कि आपकी BA BSc जो भी आपने की है वो आपको यहाँ पर जानकारी उसकी भरनी है। तो उसमें आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखने हैं आपके। तो उसी प्रकार जैसे मान लो आपके पास आर्ट है तो आर्ट ART इस तरह से लिख करके, और उसके आगे जो मुख्य सब्जेक्ट रहे हैं तीनों वो आपको भरने हैं, ठीक है। अब वही सब्जेक्ट होंगे शायद ज़्यादातर, तो जिसके पास 12वीं में थे वही सब्जेक्ट यहाँ होंगे, तो जो भी रहे हैं आपके सब्जेक्ट यहाँ आपको भरने हैं। यहाँ आपने ग्रेजुएशन मार्कशीट का जो ईयर था वो क्या था। अब यहाँ पर देखिएगा ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष, तो ग्रेजुएशन मार्कशीट की जो प्रत्येक वर्ष है उसको आपको लिखना है। अब पासिंग ईयर यहाँ पर पूछा है, पासिंग ईयर है ना, तो पिछली बार इसका थोड़ा सिस्टम अलग था। पिछली बार इसमें जो तीनों ईयर की मार्कशीट थी ना उनके लिए अलग अलग जो है वो खाने दिए हुए थे। तो BA पार्ट फर्स्ट जो ऐसे 2011 में की है, सेकंड 2012 में की है, ऐसे जो है वो अलग अलग सिस्टम था, लेकिन इस बार वो एक जगह दिया हुआ है। तो ये आप 2009 तो इसमें जो ग्रेजुएशन है ना, इसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक ईयर को आपको ईच ईयर लिखा हुआ है, ईच ईयर, तो प्रत्येक साल को यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर किस साल में की है। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट में यहाँ आप अपने जो सब्जेक्ट भर करके, और यहाँ पर जैसे मान लो आपने 2010, 11 और 12 ये 3 सालों में ग्रेजुएशन की है, तो आप यहाँ लिखोगे 2010, 11 और 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा 2010, 2011, 2012 ऐसे पूरा लिखना होगा। 2010, 2011, 2012 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि जैसे ग्रेजुएशन में ना, तो यहाँ आप ऊपर 2010, 2011 और
2012। ठीक है, इस तरह से पासिंग ईयर में आपको लिखना होगा। तीनों साल, प्रत्येक साल को आपको लिखना होगा, है ना। और अगर इसके आगे आप लिखना चाहो लिख सकते हो कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर फाइनल। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। वैसे देखिए ये जानकारी होती है, इसमें किसी भी प्रकार की वैसे कोई दिक्कत होती नहीं है, लेकिन थोड़ी जानकारी अपने हिसाब से सही भरें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद आप आगे हाँ लिख दोगे और यहाँ पर संलग्न संख्या जो 3 है, जितने नंबर पर यह आ रहा है वो आपको यहाँ पर पे भरना है। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो भी आपको यहाँ पर लिखनी है। तो वहाँ पर अपने ग्रेजुएशन डिग्री में जो सब्जेक्ट रहे हैं वो सेम सब्जेक्ट यहीं रहेंगे। ठीक है, और जो ग्रेजुएशन डिग्री का पासिंग ईयर जो समय है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हाँ लिख दोगे और बाकी वही अगली जो प्रश्न संख्या आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर भी मार्कशीट जो है प्रत्येक वर्ष का आपको विवरण देना है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA या MSc में क्या सब्जेक्ट रहे थे वो आपको यहाँ लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी पासिंग ईयर, तो प्रत्येक साल को आपको लिखना है। 2 साल में आपने MA किए है तो दोनों ईयर आपको यहाँ पर लिखने हैं। और यहाँ आप अपने जो हाँ, यहाँ हाँ लिखना है और इधर आपको संलग्न संख्या। यदि आपके पास MA नहीं है तो आपको ना लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? नहीं, यहाँ नहीं लिखना होगा, अगले खाने में नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, तो पहले खाने में हाँ वाला खाना है, दूसरा खाना नहीं वाला खाना है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपने मान लो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप नहीं वाले खाने में नहीं लिखेंगे। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यदि आपके पास है तो आपको हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, और बाकी वही डिटेल जो है वो सेम यहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, बीएड मार्कशीट आपको लगानी है और बीएड मार्कशीट में आपको जो सब्जेक्ट रहा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो बीएड में मुख्य रूप से आप जिस भी एग्ज़ाम उसमें सब्जेक्ट बहुत सारे थे, लेकिन आप जिस भी सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर लगने वाले हो, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर ज़रूर लिखें। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट आपको लिखनी ज़रूरी है। जिससे आप संस्कृत से हो तो आपको यहाँ संस्कृत लिखना ज़रूरी है। फिर आपने प्रत्येक साल का वर्णन करना है, तो 2015 या 2016 जब भी आपने बीएड किया, या 2017 जब भी, है ना, तो वहाँ जो भी ईयर्स आपका रहा है वो आपको लिखना होगा। मान लो 2 साल की बीएड की है तो 2 साल, दोनों सालों को लिखना है। 4 साल की है तो 4 साल लिखनी है। 1 साल की तो 1 साल को यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, और यहाँ पर वही हाँ और संलग्न संख्या आगे लिखनी है। फिर बीएड की डिग्री आपके पास है तो वो भी आपको यहाँ पर संलग्न करनी है। अदर जो डॉक्यूमेंट हैं, तो अदर डॉक्यूमेंट्स में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास अदर कोई डिटेल आपको नहीं है तो जितनी मांगी गई है उतना ही देने में ज़्यादा सही रहता है। अब देखिए दूसरा जो कॉलम है वो क्या कहता है। आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर पूर्ण प्रविष्टियाँ भर दी गई हैं, तो बिल्कुल आप कहोगे इसमें हाँ, तो हाँ में हाँ लिखोगे इस खाने में, और यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये दोनों खाने खाली छोड़ देने हैं, यहाँ आपको हाँ लिख देना है, इसमें हाँ लिख दोगे। ठीक है, फिर क्या आवेदक न्यायालय के आदेशों से परीक्षा में सम्मिलित हुआ है, तो इसमें नहीं, आपको नहीं वाला जो कॉलम है ये भरना है, इसमें लिखना है नहीं, और इसमें बाकी के कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखिए आप विवाह संबंधी पंजीयन प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आपको यहाँ पर, यदि आपका विवाह हो चुका है तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ। यदि विवाह प्रमाण पत्र आपके पास है तो हाँ, यानी आपने संलग्न किया है इसमें तो हाँ आपको लिखना है, नहीं किया है तो यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, और अगर मान लो आपने जो है शपथ पत्र लगाया है तो शपथ पत्र आप इसकी जगह पर लगा सकते हो। यहाँ पर आप जो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र है इसके आगे आप यहाँ लिख सकते हो ऑब्लिक लगा के, यानी शपथ पत्र यहाँ लिख करके और फिर यहाँ हाँ या ना में प्रविष्टि कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ करना है। राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश प्रस्तुत किए गए हैं, यानी आप पहले से राज्य सरकार की सेवा में पहले से हैं तो यहाँ पर आपको हाँ भरना, नहीं है तो नहीं भरना है। जन्म दिनांक सहित
संतान संबंधी शपथ प्रस्तुत किया है। तो यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अनिवार्य डॉक्यूमेंट्सों में एक तो विवाह प्रमाण पत्र हो गया और एक आपका जन्म जो संतान संबंधी शपथ पत्र है वो भी अनिवार्य है। तो वो भी आपको यहाँ पर बनवाना होगा। किस प्रकार से बनवाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, आप 50 रुपये के स्टाम्प पर सारे शपथ पत्रों की प्रविष्टि कर सकते हो, सारे शपथ पत्रों को लिखवा सकते हो, जिसमें आप ये घोषणा कर सकते हो कि मैंने मेरा विवाह इससे हुआ है और मेरे 2002 के पश्चात कितनी संतानें हैं और मैंने दहेज नहीं लिया है, मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ। ठीक है, ये सारी जो शपथ हैं ये, और मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, ये शपथ एक ही स्टाम्प पेपर पर आप लिखवा सकते हैं। तो सारी जो घोषणाएं हैं वो आपकी एक साथ हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर संतान संबंधी मांगा गया है तो संतान संबंधी उसमें घोषणा जरूरी है। दोनों, मान लो आपके 2 संतान हैं तो उन दोनों का आपको बिल्कुल नाम और उनकी जन्म दिनांक सहित आपको शपथ पत्र बनवाना है। ठीक है, यहाँ आगे हाँ भर दोगे और आगे उनकी कितने नंबर पर आपको अंकित करना है, कितने नंबर पर आपने वो लगाया है वो आपको लिखना है शपथ पत्र। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में हैं अथवा नहीं, तो अगर हैं तो हाँ, नहीं है तो नहीं में लिखना है। ठीक है, क्या आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या का अंकन कर आवेदन पत्र में संलग्न सूची एवं इस सूची में पृष्ठ संख्या अंकित कर दी है, तो यहाँ आपको हाँ लिखना है। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा। और इसके बाद नीचे आपको इधर साइन करने हैं, खुद के हस्ताक्षर करने हैं और दिनांक लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपका जो तीसरा प्रश्न है, इसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, ध्यान रखना, इस पर कुछ नहीं लिखना है, ये वो खुद करेंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपको, ये चौथा जो प्रश्न है ये आपको नहीं ले जाना, इसको आप अलग निकाल करके रख सकते हैं, या आपके लिए दिशा निर्देश हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला हम देखते हैं विस्तृत आवेदन पत्र। देखिए, ये आपका विस्तृत आवेदन पत्र है और इसमें आपको क्या कुछ करना है वो आप थोड़े से देख लीजिएगा। यहाँ एक तो अभ्यर्थी इस डेट से कंफ्यूज हैं। देखो, इस पैटर्न वही है पहले वाला, लेकिन इसमें कुछ चेंजेज किए गए हैं, बस वो मामूली चेंजेज हैं। तो ये पहले वाला ही पैटर्न रहा है विस्तृत आवेदन पत्र का, तो ये पुराना है, इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है कि 2017 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चलेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, ये निर्देश वाले पन्ने हैं, इनको आपको नहीं लगाना है, ये आपके लिए निर्देश हैं, तो इनको आप 3 पृष्ठ जो हैं इनको आपको नहीं लगाना है, यहाँ से आपको लगाना है। तो फॉर्म में यहाँ से आप लगाओगे। अब देखिए, यहाँ से हमारा फॉर्म स्टार्ट होता है। यहाँ आपको देखो, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं। तो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आपको अवश्य रूप से लेकर के जाना है, और वो किसके नाम से? सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग, सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से आपको ये पोस्टल ऑर्डर लगाना है 50 रुपये का। ठीक है, यहाँ अपना फ़ोटो लगाना है, फ़ोटो आपके पास जो भी है पासपोर्ट साइज़ का वो लगा सकते हैं, और वहाँ उसके ऊपर हस्ताक्षर आपको करने हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि उसमें डेट होनी चाहिए, फ़ोटो पर डेट वाला फ़ोटो होना चाहिए, या उस पर हस्ताक्षर ऑलरेडी पहले से हस्ताक्षर, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो फ़ोटो है सामान्य रूप से जो आवेदन में लगाते हैं वो फ़ोटो जो आपने आवेदन में लगाया वो भी हो सकता है, या नया आपके पास हो वो भी हो सकता है। जो भी आपके पास फ़ोटो है वो उसको लगा सकते हैं, और उस पर आपके साइन आपको करने हैं। ऐसे साइन इस प्रकार से करने हैं कि वो आधे फ़ोटो पर आ जाएँ। यहाँ अपने रोल नंबर डालने हैं, यहाँ आवेदन पत्र क्रमांक जो आपने ऑनलाइन आवेदन भरा था ना, उसका जो अपना आवेदन क्रमांक है वो आपको यहाँ भरना है। मेरिट क्रमांक को आपको खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट नंबर, तो आप जो 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लेकर आए हैं उसके नंबर क्या हैं वो उसको आप इसमें डालेंगे। विज्ञापन संख्या, तो विज्ञापन संख्या क्या होगी, पद कोड और क्रम संख्या क्या होगी, तो चलिए मैं उसके लिए आपको बिल्कुल प्रूफ सहित दिखा देता हूँ। तो ये आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र विस्तृत विज्ञापन जो जारी हुआ था वो है, और इसमें आपको ध्यान देना है विज्ञापन संख्या ये रही, ये विज्ञापन संख्या आपको इस जो खाना है उसमें ये भरनी है। तो आपको भरनी है क्या, वि डैश संख्या विज्ञापन संख्या 01/परीक्षा/वरिष्ठ अध्यापक वे.a.ac इसी प्रकार से लिखना है ये /माध्यमिक शिक्षा rpsc.ep1/2022-23 ये का ये ही आपको लिखना है। ठीक है, विज्ञापन संख्या से लेकर के 2022-23 ये आपको लिखना है। अब संस्कृत का पद कोड क्या है, तो वो
मैं आपको अभी बता देता हूँ। उससे पहले आप ये देख लीजिएगा थोड़ा सा कि कुछ भाई जो हैं वो कमेंट कर रहे थे कि आवेदन की लास्ट डेट क्या थी। तो क्योंकि वो है ना, आपको जाति प्रमाण पत्र में काफ़ी ज़रूरत है इसकी, तो आवेदन की अवधि जो थी वो आपकी 11 अप्रैल 2022 से 10/5/2022 तक थी। यानी आप 10 मई 2022 तक फॉर्म भर सकते थे। तो ये लास्ट डेट थी 10 मई 2022। और आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो 10 मई 2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए, और वो भी वैध अवधि का। जैसे ओबीसी का है तो 6 महीना पूर्व का या 1 साल पूर्व का जो भी है वो आपको यहाँ पर वैध अवधि का जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, तो लास्ट डेट थी 10/5/2022। ठीक है, और पद कोड की अगर हम बात करें तो पद कोड इस बार जो है वो है इसका 04। ठीक है, आपको भरना है यहाँ पर 04, और आगे आप लिख सकते हो संस्कृत 04 संस्कृत, इस तरह से इसमें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, पद का नाम आप लिखोगे वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड, वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड सेकंड, ये आपको यहाँ पर पद का नाम लिखना है। विभाग का नाम आप लिखोगे माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसमें आपको लिखना होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग। ठीक है, उसके बाद आप अपनी कैटेगरी पर जो है वो हाँ या ना टिक नहीं लगाने हैं, ध्यान रखना। जैसे आप सामान्य कैटेगरी हैं तो सामान्य कैटेगरी में लिखोगे हाँ, सामान्य कैटेगरी वाले खाने में नीचे लिखोगे इसमें हाँ। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग हैं तो पिछले वाले में लिखोगे हाँ, जो भी है उसमें आपको हाँ लिखना है। और जो बाकी के सारे खानों में आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, बाकी के सारे खानों में आपको क्रॉस लगाना है, ये आपको ध्यान रखते हुए भरना है। ठीक है, आगे अपना जो मूल निवास और जन्म स्थान है तो अपना राज्य कौन सा है, जैसे राजस्थान, जिला आपका जो भी है, तहसील आपकी जो भी है, और अन्य टिप्पणी में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ राज्य, जिला, तहसील और गांव का नाम। जन्म स्थान में भी वही आपको यहाँ जो है ना राज्य राजस्थान, जिला आपका जो अलवर, जयपुर जो भी है, तहसील जो भी आपकी रही है, और यहाँ अपने गाँव का नाम सेम, ऊपर और नीचे दोनों सेम ही कॉलम भरे जाएंगे। ठीक है, अतिरिक्त विशेष श्रेणी में हाँ अंकित करें, शेष कॉलम में जो है ये क्रॉस का चिन्ह अंकित करें, ये आपको आवेदक जो है ना वो हाँ अंकित करें और शेष में क्रॉस लगाएं, ये आपको मैंने बता ही दिया है। आगे देखिएगा, महिला यदि वो अविवाहित है तो अविवाहित में आपको हाँ लिखना है, विवाहित तो विवाहित में हाँ लिखना है, विधवा है तो विधवा में हाँ लिखना है, विच्छिन्न विवाह है तो यहाँ आपको हाँ लिखना है। यानी जो भी कैटेगरी आपकी उसमें हाँ लिखना है, बाकी में आपको क्रॉस लगाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। या आपकी इसमें से कोई कैटेगरी नहीं है तो आपको सब में क्रॉस लगा देना है। ठीक है, अब ये जो है नीचे वाला सेवारत कर्मचारी के लिए है, तो सेवारत कर्मचारी यदि आप हैं तो आपको इसको भरना है, नहीं है तो आपको सब में क्रॉस लगा देना है। ठीक है, आवेदक का पूरा नाम हिंदी में लिखना है तो हिंदी में अपना पूरा नाम लिखिएगा यहाँ पर। फिर अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में लिखना है तो बड़े अक्षरों में आपका पूरा नाम, अगर गैप है तो गैप भी आपको यहाँ पर लिखना है। पूरा नाम जो है आपका शुरुआती नाम, अंतिम जो नेम है वो आपको यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है। फिर पिता का नाम लिखना है, माँ का नाम लिखना है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि, वो लिखनी है। और विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, ये जो आयु है ना, ये आपको जो आपकी लास्ट डेट थी उस तिथि को आपको नहीं करना है। ये आयु है आपकी 1 जनवरी 2023 को कितनी उम्र हो रही है, और इसके लिए आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। आपका जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपने भरा था सेकंड ग्रेड का, उसमें ये ऑटोमेटिक ही जनरेट होकर आई थी। आपने जब डेट ऑफ बर्थ डाली थी तो उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होकर आई थी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है, उसी को आप यहाँ भर दें, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन। ठीक है, फिर यहाँ नागरिकता भारतीय आपको लिखना है, धर्म हिंदू लिखना है या हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है वो लिखना है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति में या अविवाहित हैं तो अविवाहित में आपको हाँ लिखना है, और विवाहित है तो विवाहित में हाँ लिखना है, और बाकी में आपको क्रॉस लगा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी में आपको क्रॉस लगा देना है, और इसमें से आपको जो भी है, जैसे आप विवाहित हो तो विवाहित में आप हाँ लिख दोगे और अविवाहित में भी क्रॉस लगा दोगे। ठीक है, इस प्रकार से। अब विवाह, यदि आपकी का विवाह हुआ है तो आप यहाँ जैसे आप पुरुष वर्ग में से हो, आप पुरुष हो तो आप अपनी पत्नी का नाम लिखोगे, महिला हो तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखोगे। विवाह की तिथि क्या थी वो लिखनी है, विवाह का स्थान क्या था वो आपको लिखना है, यानी आपका विवाह किस स्थान पर हुआ था वो आपको लिखना है। ठीक है, पंजीयन संख्या आपको जो आपके विवाह सर्टिफिकेट की पंजीयन संख्या है वो आपको यहाँ पर लिखनी है।
पंजीयन स्थान आपने कहाँ पंजीयन इसका करवाया था वो जगह लिखनी है। पंजीयन अधिकारी जो पंजीयन अधिकारी था जिसने आपका ये मैरिज सर्टिफिकेट बनाया है उसका नाम और वो किस पद पर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये कंप्लीट जानकारी आपको देनी ही होगी। विवाहित होने की स्थिति में ये आपको भरना है, अन्यथा आप क्रॉस लगा सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न पर आओगे तो संतान का विवरण देना है। आपके यदि जो भी संतान है, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जो भी हैं उनका आपको यहाँ पर नाम दर्ज करना है। वैसे 2 ही संतान होना जरूरी है यहाँ पर। और जन्म दिनांक, उनकी जन्म दिनांक क्या है, आपकी जो पहली संतान है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, दूसरी का क्या है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। वहाँ यहाँ पर 6 संतानों तक का विवरण दिया हुआ है, लेकिन आपको जो भी आपकी संतान है वो आपको यहाँ पर विवरण देना है, बाकी को नहीं कर छेड़ना है कुछ भी। कुल संतान जो 1/6/2002 से पहले आपके पास आपके तो हम बात कर रहे थे 1/6/2002 से पहले आपके कितनी संतानें थी, तो वो आपको लिखना है। अगर नहीं थी तो 1/6/2002 के पश्चात कितनी संतानें थी वो आपको लिखनी है। यानी 1/6/2002 के बाद मान लो आपके 2 संतान हैं तो आप यहाँ लिख दोगे 0-2। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और 1/6/2002 से पहले आपकी संतान कुछ भी नहीं थी तो आपको यहाँ लिखना है 0-0-0। ठीक है, ये आपको भर देना है। पत्र व्यवहार का पता, जो आपका पूरा पता है, मैं मोबाइल नंबर, अपने मोबाइल नंबरों के सहित आपको पूरा पता आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, हिंदी में ये फॉर्म है तो आप हिंदी में ही पूरा पता डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्थायी निवास का पूरा पता यदि सेम है तो वही पता आप यहाँ पर भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे, यहाँ पर आइए। मुख्य चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं और अब आपको यहाँ अपनी जो शैक्षणिक योग्यताएँ हैं वो आपको कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देनी है। अब देखिएगा, मैट्रिक, हाई स्कूल या सेकेंडरी यानी कि 10वीं पास जो है आपके प्राप्तांक / कुल अंक, तो यहाँ आपको क्या करना है कि जैसे 10वीं में कुल अंक जो टोटल अंक के पेपर थे 6 पेपर, वो 600 अंक के थे और आपके कितने नंबर आए वो दोनों को आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपके 420 नंबर आए है ना, कितने में से 600 में, 420/600 इस तरह से आपको इस खाने में, पहले खाने में लिखना है। ठीक है, प्राप्तांकों का प्रतिशत, 10वीं में आपकी कितनी प्रतिशत बनी थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। आपकी श्रेणी क्या रही, आप फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए, सेकंड से पास हुए या थर्ड से पास हुए, वो आपको यहाँ लिखना है। किस साल में आपने 10वीं पास की वो लिखना है। ऐच्छिक विषय आपके पास क्या थे, यहाँ आपको ऑल सब्जेक्ट लिखना है। 10वीं में सभी सब्जेक्ट होते हैं इसलिए। कोर्स की अवधि क्या थी, तो 10वीं आपने 1 साल में पास की थी तो 1 वर्ष यहाँ आपको लिखना है। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, जैसे जिस भी आपने बोर्ड से किया है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये आपको लिखना है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ये लिखना है। प्रयासों की संख्या, कितने प्रयासों में आपने 10वीं पास की, तो 1 में, 2 में, 3 में, जो भी है आपको यहाँ पर दर्शाना है। ठीक है, तो आपने 1 में किया तो यहाँ पर 1 लिख देना है। ऐसे ही सारी जो ये हैं डिटेल है वो आपको भरनी है, कंप्लीट इसी प्रकार से भरना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और वो मैंने बता ही दिया आपको, बीए में जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, यहाँ पर वो तीनों ही सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही एमए अगर आपने लगाया तो एमए का आपको तीनों सब्जेक्ट लिखने पड़ेंगे। यहाँ आपके बीएड वाला जो मामला है ना, बीएड में आपके पास जो मुख्य सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, जैसे किसी के पास संस्कृत सिविक्स रहा है, किसी के पास और कुछ रहा है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना और बाकी सेम आपको वो चीज़ें लिखनी हैं। आगे आप देखिएगा, नीचे जो आपके पास डिग्री नहीं है उस खाने में आपको कुछ नहीं करना है, खाली छोड़ना है। इंटर्नशिप यदि लागू हो तो करना है, नहीं करना है तो ये क्रॉस लगा देना है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का विवरण यहाँ पर भी आपको क्रॉस लगा देना है। मेडिकल काउंसलिंग, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग से आपका मतलब नहीं है। और नीचे के जो ये खाने हैं, संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनमें भी सब में आपको क्रॉस लगाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये नीचे वाले खाने में भी आपको क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको जो ये जानकारी देनी है, इसमें पद का नाम वगैरह ये पूछा गया है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको लागू नहीं लिखना है, यहाँ आप लिख दोगे लागू नहीं। ठीक है,
ये यदि आप विज्ञापन के अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख, यानी आपको अगर आयु सीमा में छूट चाहिए तो आपको जो आपने संलग्न संख्या में आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाया है वो आपको यहाँ संख्या डालनी है और यहाँ आपको विवरण देना है। और अगर आपको छूट नहीं चाहिए तो आप यहाँ लिखोगे लागू नहीं। उसी प्रकार आप इन सभी को पढ़ते जाइएगा और उसी प्रकार अगर है तो वहाँ पर संलग्न संख्या जिस क्रम पर आपने उसको डॉक्यूमेंट्स को लगाया वो आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, मान लो आपने 15वें नंबर पर लगाया तो यहाँ 15वें नंबर लिखना है, यहाँ ये 16वें नंबर पर लगाया तो ये 16वें नंबर पर लिखना है ना। और मान लो अगर नहीं है तो ये आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना है और यहाँ आपको लिखना है लागू नहीं। ठीक है, तो इस सब में यही करना है। ये ब्लैक लिस्ट में वर्जित वो और ये पदनाम है तो ये आपको क्रॉस करना है, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। ठीक है, आगे आइए। नीचे आपको स्थान, आपका जो भी जन्म स्थान है, जो जहाँ अपना गांव है उस गांव का नाम लिखना है और दिनांक, आपकी जो दिनांक है आप डेली की डेट है वो भी डाल सकते हैं और या फिर अभी की डेट भी डाल सकते हैं, जो भी आप को उचित लगे वो डाल दीजिएगा। यहाँ अपने साइन कर दीजिएगा, पूर्ण हस्ताक्षर आपको करने हैं। ठीक है, और वही हस्ताक्षर करने हैं जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में किए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। यहाँ अंक पत्र मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, तो यहाँ जारी क्रमांक, एक मिनट थोड़ा नीचे लेता हूँ, हाँ, तो यहाँ जारी क्रमांक व दिनांक, यानी ये जो 10वीं की मार्कशीट में ये 10वीं की अंक तालिका कब जारी की गई थी तो उसमें ये सारी जो डेट हैं वो लिखी हुई होती हैं, ये कब, इसका जारी क्रमांक क्या है और उसकी डेट कब ये जारी की गई थी, तो वो चीज़ें दोनों चीज़ अंकित करनी है। ऊपर आप जारी क्रमांक लिख दीजिएगा, नीचे डेट लिख दीजिएगा कि 10वीं की मार्कशीट कब जारी की गई। संलग्न संख्या, आपने कितने नंबर पर 10वीं की मार्कशीट लगाई है वो आपको लिखना है। 1 नंबर पर लगाइए तो 1 नंबर यहाँ लिख देना है। उपाधि प्रमाण पत्र, यानी कि आपकी जो डिग्री है, सॉरी प्रमाण पत्र है 10वीं का, वो तो उसका क्रमांक क्या है वो लिखना है और नीचे कब जारी किया गया वो डेट लिखनी है। और यहाँ कितने नंबर पर लगाया, 1 नंबर पर ही लगाया भाई। अगर जिसके एक मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों एक ही जगह हैं तो वो एक ही लिखेगा, मान लो दोनों अलग अलग हैं तो वो यहाँ पर 2 लिखेगा, तो 2 नंबर पर लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ों की पूर्ति करनी है। तो ये आप देखते हुए भरना कि आपका जारी क्रमांक क्या है और डेट क्या है, तो वो सब कुछ आपको भरना है। हम बात करते हैं अन्य विवरण की। अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप लगाना नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अन्य प्रमाण पत्रों में आपको क्या क्या लगाना है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। इसमें आपको लगाना है अंक, इसमें लिखोगे आप यहाँ पर अन्य प्रमाण पत्र में, इधर से लिखने स्टार्ट कर दीजिए, चाहे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ आप लिखोगे कि अंक पत्र, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जो लिख दीजिएगा, थोड़ा यहाँ पर लिखा इससे सही नहीं जाता, तो अंक पत्र और उसके आगे डैश लगाओगे, शिक्षा में स्नातक, शिक्षा में स्नातक, और कोष्टक में लिख सकते हो बीएड। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो विवरण है वो आपके 10वीं का पूछ लिया है, 12वीं का पूछ लिया है, ठीक है, और बीए का पूछ लिया है, फिर इसमें एमए का पूछ लिया है, केवल यही पूछा है यहाँ पर। अब यहाँ पर बीएड का कोई विवरण नहीं पूछा है, अब आपको खुद को लिखना होगा। ठीक है, तो बीएड यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे अंक पत्र, ठीक है, अंक पत्र डैश शिक्षा में स्नातक कोष्टक में बीएड, ये लिखोगे। उसकी जो जारी क्रमांक है वो लिखना है और डेट लिखनी है और कितने नंबर पर लगाया वो लिखना है इसको। ठीक है, या फिर देखिए संलग्नक संख्या, मैंने कहा कि इस खाने को छोड़कर चलिएगा, ये खाना जो है वो अलग अलग हिसाब से भरा जाता है। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो स्नातक है तो स्नातक की 3 मार्कशीट होती हैं, तो 3 मार्कशीट में 3 डालना है। 10वीं की एक ही मार्कशीट होती है तो 1 डालना है। 11वीं 12वीं की एक ही मार्कशीट होती है तो 1 डालना है। ऐसे भी आपसे इसको भरवाया जा सकता है। तो पिछली बार तो मैं ये बता देता हूँ कि पिछली बार क्या था, जिसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ उसके क्रम में, कि पिछली बार 10वीं की एक मार्कशीट थी तो 1 भरा था, है ना, उसकी प्रमाण पत्र भी 1 है, ये 1 भरा था। फिर ये 12वीं का एक मार्कशीट, उसका प्रमाण पत्र भी 1, बीए की 3 मार्कशीट थी तो 3 भरा था और उसके प्रमाण पत्र 1 था तो 1 भरा था। एमए की 2 मार्कशीट थी तो 2 भरा था। इस प्रकार से हमने ये भरा था और इस प्रकार से आप भी इसको भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप भर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा बीएड का विवरण, ठीक है, शिक्षा में स्नातक। फिर आप लिखोगे उपाधि, 11वें खाने में उपाधि / प्रमाण पत्र, ठीक है, और डैश लगा करके
शिक्षा में स्नातक कोष्टक में बीएड, यानी कि यहाँ तो आपने मार्कशीट लगाई है इस खाने में और यहाँ आपने लगाया है उसका प्रमाण पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र, एक तरह से उपाधि जो डिग्री है वो आपने लगाई है और डिग्री का जो आपको क्रमांक है वो लिखना है और नीचे आपको जारी दिनांक लिखना है और कितने, एक ही डिग्री अपने पास, ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे चरित्र प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र लिखोगे और कोष्टक में लिख दोगे अंतिम शिक्षण संस्थान, चरित्र प्रमाण पत्र कोष्टक में अंतिम शिक्षण संस्थान कोष्टक बंद, ठीक है। और यहाँ उसका जारी क्रमांक और डेट लिखनी है और ये एक ही लगाया है तो एक लिखना है, ठीक है। फिर जाति प्रमाण पत्र आपको लिखना है, जाति प्रमाण पत्र तो SC ST OBC जो भी है आपकी वो खाने में कोष्टक में लिख देना है, OBC या अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है, और यहाँ आप उसका जारी क्रमांक और डेट लिखोगे, ठीक है। और यहाँ एक ही है तो एक लिखना है। मूल निवास प्रमाण पत्र लिखोगे, मूल निवास प्रमाण पत्र, और यहाँ आप उसका क्रमांक और जारी दिनांक लिखोगे और यहाँ पे एक लिखोगे। यहाँ फिर लिखोगे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, यदि आपके पास है तो वो लगाना है, नहीं है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और यहाँ आपको जो संख्या है वो डाल दीजिएगा उसके विवाह प्रमाण पत्र की, और बाकी आप 12 जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर एक लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा आपको फालतू की और चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे मित्र जो हैं वो कह रहे थे कि 2 आपको जो है चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कहीं पर भी निर्देश नहीं दिया गया है कि 2 गजेटेड अफसरों के चरित्र प्रमाण पत्र, लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा करके ले जाने हैं। अगर वो मांगते हैं तो लगा देते हैं, नहीं मांगते तो अपना किया जा रहा है, 2 रुपये का खर्चा है। तो आप जो फोटो वाला हो नहीं हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो वाला हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। आप 2 चरित्र प्रमाण पत्र 2 अन्य अलग अलग गजेटेड अफसर से बनवा करके ले जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यही प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। आगे देखिएगा, आगे ये जो खाने हैं कार्यालय टिप्पणी, इस पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ना क्रॉस करना है ना कुछ करना है। इस खाने में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ कुछ हस्ताक्षर वगैरह नहीं करना है। उसके बाद देखिएगा शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, ये जो है ना ये अपने को लागू नहीं लिखना है इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन के तक परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो रहा है, तो उस बारे में आपको लिखना है कि अगर आपकी अंतिम तिथि तक ये शैक्षणिक योग्यता आपकी नहीं है तो आपको ये भरना है, नहीं तो इसमें लिखना है लागू नहीं, ठीक है। तो इसमें आपको लागू नहीं लिख देना है। यहाँ साफ निर्देश दिया हुआ है कि है ना, एक मिनट देखिएगा कि अभ्यर्थी जो है संबंधित कॉलम में टिक करे। तो जैसे अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता विज्ञप्ति में योग्यता की सर्वथा अनुरूप है अथवा उससे भिन्न है, तो सर्वथा अनुरूप है तो इसमें टिक करें, उससे भिन्न ये वाले खाने में क्रॉस लगा दें। ये इसमें कुछ नहीं करना है कार्यालय, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो जो भी आप इसको पढ़ते जाइए, जो आपको लागू है उस पर टिक लगाइए, जो लागू नहीं है उस पर क्रॉस लगा दीजिए। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो ये सारे इस प्रकार से भरने हैं इस पृष्ठ के। अब यहाँ देखिए अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, तो मैंने कहा था ऑनलाइन आवेदन जो आपने भरा था उसमें ये डेट दी हुई है 1 जनवरी 2023 को। आपकी कितनी उम्र हो रही है वो आपको यहाँ पर भरना है, कितने वर्ष कितने माह कितने दिन के आप हो रहे हो 1 जनवरी 2023 को। विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित आयु की सीमा क्या है, तो न्यूनतम यहाँ पर 18 वर्ष थी, 18 भरना है, अधिकतम 40 है वो भरना है, तो 18-40 इस प्रकार से आप भर सकते हो। अभ्यर्थी स्वयं को किस श्रेणी में मानता है, तो यहाँ आपको क्या भरना है, OBC, ठीक है। OBC SC ST जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर भर देनी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के पुरुष, तो छूट अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको इसको क्या करना है, अभ्यर्थी टिक करे और कार्यालय हेतु में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए, तो ज़्यादातर इसको देख करके पढ़ कर देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ मेरे मामले में सब में क्रॉस लग रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा, तो क्रॉस लगाते चलिएगा, जो आपके है उस पर आपको टिक लगा देना है यस का, और अगर नहीं है तो क्रॉस का टिक लगा देना है। आगे हम बात करते हैं कि ये इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ये परिनिरीक्षा टिप्पणी है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है,
ठीक है। ये आपको कुछ भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ये अपने आप ही वो भरेंगे, यहाँ आपको कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ आपको खुद को हस्ताक्षर नहीं करने हैं, ठीक है, यहाँ उनके हस्ताक्षर होंगे। और ये है महत्वपूर्ण अटेस्टेशन फॉर्म। वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा कि ये आपको किस प्रकार से भरना है। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है, तो मित्रों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको पूरा अच्छा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा आपके सभी कमेंटों का जवाब देने की। तो इस प्रकार से आप आराम से, बड़े आराम से भरिएगा, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से भरिएगा। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अटेस्टेशन फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, क्या क्या इसमें चीज़ें चाहिए, किस प्रकार से ये कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।